Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the channel of Studypur, and it's Ali Ahmed. And now we will discuss about the part 3 of the political science chapter Democracy in the Contemporary World. हम दो टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और आज जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे वो पार्ट 3। हमने डेमोक्रेसी पढ़ा, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे कैसे डेमोक्रेसी मॉडर्नाइज होने लगी, कैसे कैसे उसका इंक्रीजमेंट होने लगा, कितनी कंट्रीज डेमोक्रेटिक होने लगी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कितनी डेमोक्रेटिक कंट्री होने लगी। आज हम जो पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, जो सारे वर्ल्ड में जो एक ग्लोबल लेवल है उस पर क्या डेमोक्रेसी है। हम जानते हैं हम एक ऐसी नेशन है, एक ऐसी बॉडी है जो एक गवर्नमेंट नहीं होती, सबकी मिलकर उसकी राय से काम होता है। तो इसमें पता चलता है कौन उसके लिए लॉ बनाता है, कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। और जो हमारी जो इंडिया के कब्ज़े में इंडियन ओशियन है, तो इसकी अथॉरिटी कौन देता है, उसकी पावर कौन देता है। तो एक उसकी पावर है, तो उससे हम कहते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है बाइंड्स मेनी कंट्रीज दैट हेल्प कोऑपरेशन एट इंटरनेशनल लेवल। जो सारी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया की कंट्रीज़ के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, जो हेड है, वहाँ के एक मेंबर होते हैं। और वही जो एक नेशन है उस पूरे लोगों को इकट्ठा करता है, वही कंट्रीज को कोऑपरेशन मदद करता है और एक इंटरनेशनल लेवल पर उनकी मदद करता है। और पीस एंड सिक्योरिटी और पनिशमेंट और रॉन्ग वर्क। इसका मतलब क्या होगा कि सारे दुनिया में पीस भी बनी रहे, सबके अंदर शांति बनी रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई दूसरी कंट्री जब अटैक करती है किसी कंट्री पर, तो ये यूनाइटेड नेशन उसके खिलाफ़ खड़ा होता है, और अगर वो खिलाफ़ रहती है तो क्या होता है, उसके पनिशमेंट दी जाती है उस जो गुनाहगार रहता है। इसका काम ये है। और IMF एंड वर्ल्ड बैंक, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंट्री के पास कमी हो जाती है, मनी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसको लोन लेना पड़ता है। अब लोन कहाँ से दे? तो एक ये पावर है जो जिसको कहते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव लोन टू अदर कंट्रीज़ को वर्ल्ड बैंक क्या करती हैं, लोन देती हैं। किस बेसिस पे देती हैं? पूरा उनको हर चीज़ शो करना पड़ता है कि किस चीज़ का कितना यूज़ करना है। तो ये बात है। और अब बात करेंगे आर दी डिसीजन डेमोक्रेटिक, क्या ये डिसीजन जो है वो असल में डेमोक्रेटिक है कि नहीं। तो अब बात करेंगे जो UN है उसमें 193 मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं, और जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्पोरेरी मेंबर है। टेम्पोरेरी मेंबर जो होते हैं वो जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं हर 2 साल के टर्म में। और जो परमानेंट मेंबर है वो फ्रांस है, चाइना है, रशिया और यूके, ये सब परमानेंट मेंबर्स हैं। और इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, वेटो। अगर ये किसी भी लॉ के हिसाब से किसी भी कंट्रीज़ के लिए अगर ये हाँ कह दिए, ये ना कह दिए, और बाकी अगर ये 5 कह दिए और बाकी 188 अगर ना कहे, अगर नो कहे, अगर ये लोग यस कर दिए तो डिसीज़न फिर भी यस होगा, क्योंकि इनके अंदर वेटो पावर है। और अब क्यों वेटो पावर सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये कंट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट मतलब मनी जो है IMF और वर्ल्ड बैंक को देती हैं, जिसकी वजह से इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। और अब बात करेंगे IMF की, IMF और वर्ल्ड बैंक की। IMF और वर्ल्ड बैंक अभी हम बताएं, जो कि बहुत ही मनी को देने के लिए, लोन देने के लिए ये सब संस्थाएँ बनी हुई हैं। तो IMF में जो मेंबर्स हैं वो 188 मेंबर्स हैं, और सबको एक इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अब जो मेंबर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मनी, उन्हीं को वोटिंग राइट सबसे ज़्यादा है। और आफ्टर कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, टूटने के बाद, US जो है नेचुरल सबसे ज़्यादा सुपर पावर दुनिया की बन चुकी है। अब लेकिन ये अपीयर्स टू बी डेमोक्रेटिक, नॉट रियली डेमोक्रेटिक ये नहीं है। आप जान लें कि डेमोक्रेसी का प्रमोशन कैसे हुआ। तो USA टेकन टास्क ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोशन ऑनवर्ड। तो US ने
US has taken the responsibility for the promotion of democratic countries। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए इसने ऐसा ही टास्क किया है। अब ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया की बात है, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो उनको कहती है कि अपने जो पड़ोसी जो नेबरिंग कंट्रीज विच आर नॉन डेमोक्रेटिक, उन्हें बात करने के लिए कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में बताओ, उसके लिए कहो कि ये डेमोक्रेटिक बन जाए। और क्या हुआ, सेवरल आर्म अटैक। अब जिसकी वजह से सेवरल कुछ लड़ाइयाँ भी इसकी वजह से आर्म अटैक भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के द्वारा, बड़ी बड़ी पावर वाली कंट्रीज़ के द्वारा की गई हैं। और ईरान, और इसमें जो IMF में मेनली जो 10 मेंबर्स हैं उसकी वोटिंग राइट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड बैंक में। अब इराक की बात करते हैं, 1932 में इराक क्या हुआ, 1932 में इंडिपेंडेंट हो गया था। तो 1968 में एक बाथ पार्टी थी जिसके लीडर कौन थे, लीडर सद्दाम हुसैन थे। तो उन्होंने बाथ पार्टी को बढ़ाते बढ़ाते एक 1979 में उन्होंने एक गवर्नमेंट उस पर बना ली। तो वो गवर्नमेंट जो थी वो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी, तो वो तानाशाह थी, और इन्होंने बहुत ही लोगों को एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, हमारे बहुत सारे लोगों को किल किया, मनी लेंडर्स को किल कर दिया, जिसकी वजह से। और कुछ स्टेप्स इन्होंने क्या लिए कि अबॉलिश ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ के कुछ रूल्स और रेगुलेशन को उन्होंने इंटरफेयर कर दिया, उसको चेंज करने लगे। और राइट टू वोट वुमेन के लिए, फॉर वुमेन, औरतों के लिए राइट टू वुमेन वोट दे दिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो US का अटैक उस पर हुआ। US और उसके अलाइ, मतलब US और सारी कंट्री जो पावरफुल थी वो इन्वेड करी इराक में। तो क्या उन्होंने ये सोचा था कि जो इराक है वो क्या कंसिस्ट करता है, क्या रखा हुआ है, वो न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये दुनिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने इराक में इन्वेड किया, और जब देखा, मतलब पाया गया कि वहाँ जब वहाँ ढूंढा गया तो कुछ नहीं पाया गया। तो लेकिन गवर्नमेंट को, सद्दाम हुसैन को उस गवर्नमेंट, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट से हटा दिया गया, और वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दिया गया। अब इस वार को एक राइटर ने इलीगल भी बताया। तो मेरे दोस्तों, तो ये जो अब समझ में आ रहा है कि ये जो US है, ये नॉट प्योरली डेमोक्रेटिक नहीं है। मेरे दोस्तों, आज कंप्लीट हो गया चैप्टर। सो प्लीज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस एंड शेयर दिस। अस्सलाम वालेकुम।